गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे हम पॉलिटी का सिलेबस तो जान रहे थे और पॉलिटी के सिलेबस पश्चात हम दूसरा चीज क्या जान, जैसे ही हम पॉलिटी का सिलेबस जान गए, पॉलिटी का सिलेबस पता, ठीक है। पॉलिटी के सिलेबस के साथ वो क्या है, हम पढ़ रहे थे प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना। प्रस्ताव प्रस्तावना जब ये प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो हमने उसमें कुछ बातें पढ़ी थी। हमने उसमें बातें पढ़ी थी। जैसे हमने क्या बातें पढ़ी? हमने पढ़ा था इसमें जो इसका विधिक स्वरूप है, अगर इसको देखा जाए तो हमने पहले पॉइंट पढ़ा था इसका विधिक स्वरूप। विधिक स्वरूप, इसका विधिक स्वरूप। अगर इसका विधिक स्वरूप देखा जाए प्रस्तावना का, तो वो क्या है? नॉट चेंजेबल है। नॉट नॉट चेंजेबल, अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया। पॉइंट नंबर एक। वहीं पर देखें दूसरा पॉइंट इसमें, जब ये अपरिवर्तनीय है तो इसका मतलब क्या प्रस्तावना में कभी परिवर्तन किया गया है या नहीं? तो इसका मतलब क्या है, क्या प्रस्तावना में कभी परिवर्तन किया गया है या नहीं? तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना में बार तो परिवर्तन किया गया है। हाँ, किया गया है। वहीं पर हम देखें कि जो प्रवर्तन का विधिक स्वरूप अपरिवर्तनीय है, तो हम केस भी देख लें किस मामले में अपरिवर्तनीय है। हम देखें केशवानंद भारती के, केशवा भारती, केशवानंद भारती केस देखें। केशवानंद भारती, इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कहा था? प्रस्ताव संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। preamble is part of the constitution। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसका मतलब जब ये भाग होगा तो इसका मतलब ये संशोधनीय है, चेंजेबल है। संशोधनीय, शोधनीय, चेंजेबल, चेंज। केशवानंद भारती का जो केस आया था वो 1973 का था। 73, केस नंबर 1। वहीं केस दूसरा हम देखते हैं पेरुवारी का केस, इसके पहले आया था पेरुबारी का केस। पेरुबारी की, पेरुबारी, पेरुबारी केस 1960 में है। जब पेरुबारी केस 1960 में देखते हैं
तो बीरू भारी जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब कि यह असंशोधनीय है, नॉट चेंजेबल। संशोधनीय, चेंज नहीं हो सकता। चलो ठीक है, चेंज नहीं। अब बात उठती है, इतना तो समझ में आया चेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्या प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है? द्वारा लागू कराया, प्रश्न उठता है, जो बातें लिखी गई हैं, लिखी गई हैं, क्या न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता? जो बातें लिखी गई हैं, इसमें प्रस्तावना में बातें लिखी गई हैं, क्या न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता? द्वारा ये लागू कराया जा सकता है। अब क्या लागू कराया जा सकता? नो, जो प्रस्तावना में बातें लिखी गई हैं उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नहीं, नहीं, नो। क्लियर? जब हम प्रस्तावना के विषय में इतना जान लेते हैं तो और कुछ कि भाई प्रस्तावना सोर्सेस तो भी होंगे, प्रस्तावना के सोर्सेस तो होंगे। प्रस्तावना के सोर्सेस हम जानते हैं, प्रस्तावना के सोर्सेस। जब प्रस्तावना के हम सोर्सेस में चलते हैं तो हमें कुछ चीज मिलती है, हमें कुछ चीज मिलती है। प्रस्तावना के सोर्सेस देखते हैं, स्रोत। अगर प्रस्तावना के स्रोत में चलें तो हम कुछ और चीजें मिलती, स्रोत में चलें तो हमें कुछ और चीजें मिलती। जब प्रस्तावना चलते हैं तो हमें कुछ और चीजें, जैसे ये, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक, ये इंडिया है। तो ये इंडिया है, ये प्रस्तावना की बात किसके परसेप्ट से हो रही है? इंडिया के बात से हो रही है। तो इंडिया में जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये स्रोत लिया गया होगा। तो जो स्रोत लिया गया होगा इंडिया में, कहीं ना कहीं, जब वो कहीं ना कहीं से होगा तो वो क्या होगा? ये होगा।
ठीक है। तो ऐसा होगा, यहीं पर क्या होगा, अगर थोड़ा सा इसको ऊपर ले, थोड़ा सा ऊपर ले, तो एक चीज हमें देखने को मिलेगा, चीज हमें देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा। इस अमेरिका वाले पार्ट से, अमेरिका वाले पार्ट से कुछ चीज ली गई है। अमेरिका वाले पार्ट से क्या लिया, अमेरिका के पार्ट से जो प्रस्तावना के विचार हैं वो आए। प्रियम्बल के आइडियोलॉजी कहाँ से आई, प्रियम्बल आइडियोलॉजी, विचार कहाँ से है, अमेरिका से। चलो, प्रियम्बल आइडियोलॉजी अमेरिका। फिर जो प्रस्तावना में आपके फ्रांस हैं, फ्रांस से जो फ्रांस है, फ्रांस है, वहाँ से तीन दी गई, एल लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता, समानता, समान, और हम एक दूसरे के भाई भाई, बंधुत्व। ठीक। अब उसके पश्चात जैसे भी कुछ तो लिए होंगे, रसिया, यहाँ पे जो होगा आपका रशिया, रशिया, रूस, ये भी तो सोशियो, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसकी। अब मोटा मोटा प्रियम्बल के विषय में जान लें, मोटा मोटा हम प्रियम्बल के विषय में जान लिए। ठीक। जब जिसको हम जान लेते हैं तो हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, क्या क्या क्वेश्चन, क्या प्रस्तावना में, क्या प्रियम्बल में कभी परिवर्तन किया गया है, चेंजेस हुआ है? प्रियम्बल में हाँ जी, क्या प्रस्तावना को कभी परिवर्तित किया गया है, क्या क्या प्रस्तावनाओं को केशव भारती केस में संशोधनीय मान लिया गया? क्या प्रस्तावना को आनंद भारती केस में
संशोधनी मान लिया। हाँ, मान लिया गया था। तो संशोधन किया गया। हाँ, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में एक बार संशोधन, शोधन, यहाँ तक क्लियर। प्रस्ताव एक बार संशोधन। अच्छा, जब एक बार हमने केशवानंद भारती केस में, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में हमने केशवानंद भारती के, तो 1973 का केस, 70 का केस। जब ये 1970 का केस था, तो उसमें जब केशवानंद केस आया, पेरूबारी में तो असंशोधनीय मान लिए थे, इसमें संशोधनीय माने, प्रस्तावना में एक बार चेंजेस भी कर दिए। चेंजेस किए तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किए? संविधान संशोधन द्वारा किए। तो वो 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा संविधान संशोधन था? तो प्रस्तावना में जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1976। जब 1976 में आया, इस अमेंडमेंट के तहत क्या चीजें जोड़ा गया? अमेंडमेंट के तहत तीन चीजें जोड़ी: समाजवाद, अंतर्निरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, सोशलिज्म, अंतर्निरपेक्षता, अंतर्निरपेक्ष, सेकुलर, अंतर्निरपेक्ष। वहीं पर अखंडता। इन तीनों को क्या किया गया? क्या किया गया? जोड़ा, जोड़ा, क्लियर। जब इन तीनों को जोड़ा गया, तो देखते हैं प्रस्तावना में हम शक्ति भी देखते हैं, और जब इन तीनों को जोड़ दिया गया, तो हम देखेंगे आगे वो प्रस्तावना की हमारी जो प्रवृत्ति होगी, तो प्रस्ताव प्रवृत्ति भी हम देखें, नेचर भी, संविधान की प्रस्तावना के लिए जो संविधान की प्रकृति होगी ना, वो होगी। या संविधान की शक्ति का स्रोत भी प्रस्तावना, प्रस्तावना आपका संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान शक्ति का स्रोत है। अच्छा, स्रोत है तो
तभी तो कहते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग बात करते हैं ना। चलो, यहाँ तक समझ में, जब यहाँ तक समझ में आई बात, दूसरी बात और हम देख, संविधान की प्रवृत्ति प्रस्तावना को लेके कहती है, संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति बात करते हैं तो हम देखते हैं जो संविधान की प्रकृति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, बोलिए जैसे क्या है, क्या कहते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व, ये देख, ये देखते हैं। जैसे ही हम इसको देख लेते, हम जो है कुछ और चीज, और चीज, अब प्रस्तावना के एम क्या, देश क्या, एम ऑफ, व्हाट इज, व्हाट इज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का उद्देश्य का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है। जब हम जानना होगा कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, सिचुएशन में हमें कुछ चीजें ऐसे, अब न्याय की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हम दो तीन चीजों की बात, पांच चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस की बात करेंगे, जस्टिस, न्याय, न्याय, न्याय कितने प्रकार से, न्याय अगर प्रस्तावना में देखें तो तीन प्रकार के, अर्थात ये तीन प्रकार के न्याय, तीन प्रकार के न्याय, ये टाइप के, अच्छा कौन से बताते हैं। फर्स्ट, सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट, सोशल, या इसी को लिखते हैं सोशल जस्टिस, सोशल जस्ट, सामाजिक न्याय। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस। हम लिख सकते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। अच्छा, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय। अर्थात कितने प्रकार की न्याय है हमारे पास? हमारे पास 3 प्रकार के। कितना हो गया? 3 प्रकार। अब स्वतंत्रता अब मान लो स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात, फ्रीडम, फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता देखें। जब हम फ्रीडम की बात करेंगे तो फ्रीडम भी कई प्रकार, जैसे सोचने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, आइडियोलॉजी की, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बिलीव की स्वतंत्रता, रिलीजन की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विचार आएगा। सबसे पहले जब कोई इंसान होता है, ये अगर कोई पर्सन है, ये अगर कोई पर्सन है, तो पर्सन में, पर्सन में सबसे पहले क्या आएगा? इस पर्सन में अगर कोई आदमी है, सबसे पहले आदमी होगे, इस आदमी में पाओगे क्या आएगा? सबसे पहले इस आदमी में पाओगे, वो ये पाओगे इसके अंदर आइडियोलॉजी है। कोई इंसान आइडियोलॉजी है, विचार आएगा, विचार। जैसे इस इंसान में विचार आया, क्या करेगा? उस विचार को अभिव्यक्त कर, विचार को, विचार को जैसे ही अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त करते करते उसको उस पर विश्वास, और जैसे ही इसको विश्वास हो गया, वो उसको क्या करने लगे? उपास, उसको धर्म मान लेगा, धर्म मान, धर्म में। और जैसे ही किसी चीज को आप धर्म मान, आप क्या करने लगे? उपासना, उपासना, उपासना। इस प्रकार से वो स्वतंत्रता है, वो 5 प्रकार। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना। कितने प्रकार से है? अब आते हैं समता, इक्विटी। आते हैं
जब समता की बात, समता और समानता में अंतर होता है। समानता जो होती है, समानता जो होती है, अगर आप समानता देखें, समानता होती है कि चाहे इंसान देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समानता देखने की कोशिश करें, समानता यहाँ पे हम करें, तो जो क्वालिटी है, इस इक्वलिटी में देखें कि ये इंसान बड़ा है, ये इंसान इससे छोटा है, ये इंसान ठीक है। जैसे ही हम देखते हैं ये इंसान इससे छोटा है, तो जो ये है, ये है और ये है। जब इस तीनों को आप देखते हैं, इसको अपने घर का खर्च चलाने के लिए 10 रुपया चाहिए, तो 20 रुपया इसको। समानता की बात ये कहता है, समानता हमारा ये कहता है, हमको सभी को बराबर देना चाहिए, हमको सभी को बराबर देना चाहिए, इक्वल देना। अर्थात ये कहता है कि चाहे कितने भी बड़े हों, हम सबको 10-10 दें, चाहे जितना। लेकिन वहीं पर हमको समता कहता है, इक्विटी, इक्विटी कहता है जैसे जैसे बड़े छोटे हैं, इनकी जो जो नीड है, नीड को 5, किसी को 8, किसी को 7, तो इसका मतलब ये है किसी को 5 मिल जाए, किसी को 8 मिल जाए, किसी जरूरत के हिसाब से समता। लेकिन समानता जरूरत के हिसाब से ना होके सबको एक ही तराजू में तौला जाए। चलो, यहाँ तक समझ में आया। अब समता देखें, जब हम कहीं जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम देखते हैं कि वो देखते हैं वो क्या है, सबको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो जब प्रतिष्ठा तभी मिलेगी, प्रतिष्ठा तभी मिलेगी जब सबको अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अवसर। जब अवसर मिलेगा तभी लोग अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, और जब अवसर मिलेगा सबको दिखाएंगे तो सबको क्या मिलेगा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। अब जब प्रतिष्ठा मिली तो हमारा पहला हुआ ये, दूसरा हुआ ये, 2 प्रकार की क्षमता होती है, अवसर की क्षमता और प्रतिष्ठा। ठीक? अब वहीं पर देखते हैं, वहीं पर देखते हैं, एक और देख, एक और। यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, बंधुत्व। अगर बंधुत्व की बात करें तो जो देश की एकता, अखंडता के लिए जरूरी है, देश एक रहे, बटे ना, इसके लिए जरूरी है। तो और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया related to unity are undivided, जो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था।
ज़रूरी। जब देश की एकता, अखंडता के लिए ज़रूरी है, तो बंधुत्व कितने प्रकार से? बंधुत्व एक प्रकार के हो। बंधुत्व आप अब चलो वहीं हमने देखा 3 प्रकार के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। हमने देखा ये वर्डों का यूज़ हुआ, सब प्रक्रियाओं से सब प्रक्रियाओं से हम पाते प्रस्ताव संबंधित हम बात करते हैं, समाजवाद, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, ये है क्या? मैं तो उसका नाम सुन लिया, ये है क्या? जब इस पे आके बात खड़ी होती है, जब इस पे बात खड़ी होती जब इस पे आके बात खड़ी होती तो हम क्या पाएँ? ठीक है? तो हम ये पाते हैं, हमें हमें कहा जाता लोकतंत्र एक समाजवाद जो गांधी एवं नेहरू की विचारधारा ने प्रभावित था, या कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं था। समझ पा रहे हो? तो अब प्रस्तावना कहती है, इस प्रस्तावना में अगर हम देखें, जनता के पास पावर डायरेक्ट नहीं होती। इसमें जो जनता होती है वो अपने निधि, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनसे उनसे अपना काम करवाती है। मतलब क्या हुआ? जो जनता होती है वो शक्तियों का प्रयोग सीधे नहीं करती, अपने प्रतिनिधि द्वारा शक्तियों का प्रयोग करवाती है। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे समाजवाद क्या है। समाज सोशलिज्म, लोकतंत्रात्मक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना? लोकतंत्रात्मक समाज, वहीं पर यह गांधी और नेहरू का समाजवाद, या गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित गांधी एवं नेहरू के
विचारधारा से प्रभावित तो गांधी एवं नेहरू की विचारधारा। अच्छा, क्या कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं था क्या? मार्क्स का समाजवाद नहीं था। कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं था, क्या था? ये कार्ल मार्क्स समाजवाद। कार्ल मार्क्स। अच्छा, अगर किया जाए, अगर कोर्ट के ही देख लिया जाए, न्यायपालिका ने केस में 1982 से का केस, 1982 का केस, न्यायपालिका ने 1982 के केस में भी से न्यायपालिका ने 82 का केस है जिसे कहते हैं नकारा केस, केसी नकारा केस। इस केस में न्यायपालिका ने एक बात स्पष्ट कर दी। प्रस्तावना में जिस समाजवाद का उल्लेख किया गया है वह कार्ल मार्क्स समाजवाद व गांधी व नेहरू के समाजवाद का मिश्रण है। लेकिन यह गांधी व नेहरू की विचारधारा की है। बात समझ में नहीं, हम समझाने की कोशिश करें। उन्होंने तीन चीज को कहा, कार्ल मार्क्स, गांधी, नेहरू। ये तीनों से ये तीनों से मिलकर बना हुआ समाज है। मिश्रण, मिश्रण की बात, मिक्सचर, मिक्सचर। जब ये मिक्सचर है, लेकिन वो अगर डिग्री ऑफ एंगल ज्यादा झुका किसकी ओर है, किसकी ओर ज्यादा झुका है, ज्यादा झुका है, वह है गांधी एंड नेहरू विचारधारा की, गांधी और नेहरू की विचारधारा ज्यादा झुका। क्लियर? अब वहीं पर हम देखते हैं कि आगे की ओर अब लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक चर्चा कर। हमने पहला क्या किया, पहला हमने समाजवाद प्रस्तावना के तहत, फर्स्ट हमने क्या देखा, समाजवाद। वहीं प्रस्तावना के तहत हम दूसरा देखेंगे, लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्रवाद या लोकतंत्रात्मक।
लोकतंत्रात्मक देखेंगे तो मतलब लोकतंत्रात्मक मतलब जो होता है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र मतलब क्या? लोगों का तंत्र मतलब ये, तो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ पर लोग हैं उपस्थित, उन जो पावर हो, जो पावर हो इनमें हो, सभी में हो। शक्ति जो है जनता के पास, शक्ति जनता के, शक्ति पास हो। जब शक्ति जनता के पास होगी, जब जनता की के पास होगी, इसका मतलब जनता में निहित पावर, पावर इनहेरेंट, इनहेरेंट द पब्लिक, पावर इनहेरेंट द इनहेरेंट द पब्लिक। जब पावर इनमें होगी, तो जो जनता में निहित पावर है एक प्रकार से तो नहीं हो सकती ना, जनता में निहित पावर एक प्रकार से तो नहीं हो सकती, वो अलग अलग में होगी, वो अलग अलग में होगी। जैसे, जैसे, जैसे जो पावर होगी जनता में, कुछ लोगों में जो पावर है, ये इन लोगों में एक होती है डायरेक्ट पावर, एक होती है प्रत्यक्ष पावर, एक होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। जब जनता के पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टू टाइप्स के होते हैं, जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, टू टाइप्स के पावर को रखते हैं। जो टू टाइप्स पावर है, पावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष की ओर जाएं, अप्रत्यक्ष की ओर जाएं, तो जो ये पीपल है, ये जनता है, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि होते, प्रतिनिधि होते, ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि इनके माध्यम से elect होके जाते, निर्वाचित, निर्वाचित करते हैं, निर्वाचित, निर्वाचित कर, जब ये निर्वाचित करते हैं, तो पावर अब जनता के हाथ में ना होके इनकी पूरी पावर उस प्रतिनिधि को चली जाती। अब इनके शक्ति का जो काम होता है, ये खुद न कर कर उस चुने हुए प्रतिनिधि से अपना काम करवाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि से अपना करवाते हैं। ठीक करो, चलो यहाँ तक समझ में आ। प्रत्यक्ष पावर की बात करते हैं। ये जो अप्रत्यक्ष पावर होती है, हम वहां देखते हैं जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ज़्यादा, पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा, यहाँ पे संख्या ज़्यादा, यहाँ पे जनसंख्या, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे अप्रत्यक्ष पावर हो। ठीक, इसे हम अगर प्रतिनिधि चुने तो हम इसे रिप्रेजेंटेटिव इंडिकेटर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इंडिकेटर डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। मतलब प्रतिनिधि सूचक लोकतंत्र, प्रति प्रतिनिधि कौन सा तंत्र? प्रतिनिधि। जब ये प्रतिनिधि द्वारा लोकतंत्र हो गया तो आप पूछेंगे प्रत्यक्ष फिर क्या है? प्रत्यक्ष वाले में ये होता है, यहाँ पर जो लोगों की पॉपुलेशन होती वो बहुत कम होती, पॉपुलेशन बहुत कम होती, जनसंख्या जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत कम होती, पॉपुलेशन कम होती। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी या होती है तो हम वहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, प्रत्यक्ष लोक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र होता है जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो इसमें हम देखेंगे जनता जो शक्ति है वो स्वयं अपने माध्यम से प्रयोग करेगी। जनता जो होती है वो जनता शक्ति का प्रयोग शक्ति का प्रयोग स्वयं करती स्वयं कर, ओके ठीक। लेकिन लेकिन लोकतंत्रात्मक की हम बात करते हैं, लोकतंत्रात्मक की हम बात करते हैं, प्रक्रियाओं में हम देखते हैं लोगों का तंत्र हो। जब लोगों के तंत्र की बात होती है, ये लोगों का तंत्र, लोगों के तंत्र में सभी के कल्याण की बात होगी ना। लोगों के तंत्र में सभी के कल्याण की बात होगी, सभी के कल्याण की बात होगी का मतलब, इसका मतलब यहाँ पर लोकतंत्र होगा सभी के कल्याण की, लक्ष्य सभी का कल्याण होना चाहिए ना, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो।
अच्छा, सभी का कल्याण मतलब आय की समानता, जो आय की समानता थी, आय की समानता हो, इनकम इक्वलिटी हो, इनकम इक्वलिटी, आय की समानता हो, आय की समानता हो। जब आय की समानता होगी, जब आय की समानता होगी तो सभी जो संसाधन है, संसाधन का जो उपयोग हो जनहित में हो। रिसोर्सेज यूटिलिटी फॉर सोशल वेलफेयर, संसाधनों का उपयोग जनहित में हो। लोकतंत्र में संसाधनों का उपयोग क्या हो? लोगों के लिए हो। जब लोगों के लिए हम देखेंगे कि आय की समानता होगी, संसाधनों में जो संसाधनों का उपयोग होगा लोगों के कल्याण के लिए होगा, हम वहीं पे हमको मिलेगा जहाँ पर जो जो में वर्ग हैं, इसमें जो वर्ग हैं अलग अलग कम्युनिटी के हैं ना, हर कम्युनिटी के हैं ना, संप्रदाय के हैं ना, ये संप्रदाय के हैं। सभी वर्गों का क्या हो? कल्याण हो। सभी वर्गों का, ये कौन कहेगा? ये आपका लोकतंत्र वाला कहे। तो लोकतंत्र में क्या बात होती है? सभी का कल्याण होगा। जैसे आय की समानता होगी, रिसोर्सेस का जो संसाधनों का उपयोग किया जाएगा लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। उसके साथ साथ सभी वर्गों का कल्याण होगा, सबका लाभ, सबका हित इसमें जुड़ा होगा। ये लोकतंत्र है। इस टाइप की लोकतंत्र, इस टाइप की लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। वहीं पर हम देखेंगे अंतर्निरपेक्ष, हम देखें अंतर्निरपेक्ष, वहीं पर हम देखें नंबर अंतर्निरपेक्ष, सेकुलर, सेकुलर की बात। अच्छा, सेकुलर मतलब स्टेट नॉट एनी रिलीजन रिलेटेड टू स्टेट पर्सपेक्टिव। राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं हो। जब राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा तो मतलब
मतलब इक्वल बिहेवियर टू इक्वल रिलीजन पर्सन, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया। मतलब ये है, मतलब ये सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया। अच्छा, मतलब किसी धर्म को राज्य विशेष रूप से नहीं बढ़ाएगा। धर्म विशेष को राज्य नहीं बढ़ाए। अब राज्य नहीं बढ़ाएगा। ठीक। अब क्या होगा? इसमें ये क्लियर होगा कि भारत अब धार्मिक राज्य नहीं है। भारत राज्य। इंडिया इज नॉट अ रिलीजियस बेसिस ऑफ स्टेट। जब भारत धार्मिक राज्य नहीं होगा तब का मतलब, जब भारत धार्मिक राज्य नहीं होगा में कोई धर्म का मंत्री भी नहीं होगा। ठीक। जब जहाँ धार्मिक राज्य नहीं, वहां पर धर्म का मंत्री भी नहीं होगा। यहाँ पर जो धर्म होगा वो ग्रंथों के अनुसार होगा। ग्रंथों के, जहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शासन नहीं चलेगा। ठीक। ठीक। इसका मतलब यहाँ पे जो शासन चलेगा वो भारतीय संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक। जब ये हो गया, अब यहाँ पर जो हमने पंथ निरपेक्ष की परिभाषा को देखा, पंथ निरपेक्ष मतलब किसी राज्य के अंदर ना, किसी राज्य के अंदर भीतर राज्य उस धर्म का ना विरोध करेगा ना सहयोग करेगा, बल्कि उसके साथ अपने आप को एकदम खड़ा रखेगा, अर्थात उसके साथ तटस्थता संबंध बनाए। ठीक।
पंथ निरपेक्ष को और थोड़ा-सा देखें कि धर्म जो है, ये लोगों से राज्य समान व्यवहार करेगा। और जो देश के नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रताएँ हैं, वो सभी को उपलब्ध कराएगा। देश के नागरिक की जो धार्मिक स्वतंत्रताएँ हैं, वो सभी को उपलब्ध कराएगा। लेकिन बात ये होती है कि जो इंडिया है, वो जो सेकुलरिज़्म सेकुलरिज़्म है सेकुलरिज़्म है, उस किस वाले पार्ट को अपनाता है? नेगेटिव वाले पार्ट, पॉजिटिव वाले पार्ट को? सकारात्मक। इंडिया जो है, वो सकारात्मक वाले भाग को अपनाता है। जब सकारात्मक वाले भाग को अपनाता है इंडिया, तो इसका मतलब इनकी जो सकारात्मक सोच है, वो गांधीवादी है। गांधीवादी है। गांधीवादी सकारात्मक सोच क्या थी? गांधीवादी सकारात्मक सोच क्या थी? सर्वधर्म समभाव, इक्वल ऑल रिलीजन, सर्वधर्म समभाव। गांधीवादी जो सोच थी, वो थी सर्वधर्म समभाव। सर्व धर्म भाव। गांधीवादी, गांधीयन आइडियोलॉजी। सर्वधर्म समभाव, गांधीयन आइडियोलॉजी का मतलब भी धर्म को, जो राज्य में उस धर्म से संबंधित लोग रह रहे हैं, राज्य उस धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों को नहीं करेगा, लेकिन लेकिन सभी धर्म जो हो रहे हैं, उन सभी धर्मों के लिए ध्यान में रखते हुए कुछ धार्मिक कार्य कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं, राज्य धार्मिक कार्य नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए वह कुछ धार्मिक कार्य कर सकता है। जैसे हिंदू धर्मों के लिए अमरनाथ यात्रा, माघ मेला में भी कुछ विशेष सुविधाएं, मुसलमानों के लिए जो हज पे जाते हैं उनको कुछ सब्सिडी, इन संबंध में वो कुछ धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अब आगे की चीजें जो है हम कल देखें। आज यहीं तक। ठीक है, आगे हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, गणराज्य क्या है, ऐसे ऐसे हम चीजों को समझें। ठीक। ठीक। थैंक यू।